everyone, welcome to the channel. I am Jyoti and in today's video I'll be covering very important topic for the exam, that is ECG. इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में. फर्स्ट इज आपको वो इमेज दे देगा किसी भी रिदम का एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वो कौन सा एबनॉर्मल रिदम है. सेकेंड कैन बी आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट. सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक. स्टार्ट. ये हमारा नॉर्मल ECG है. इसमें यू कैन सी P वेव, QRS और T वेव. P वेव हमारा डिनोट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS डिनोट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड T वेव डिनोट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. और इसमें हमें जो याद रखना है दैट इज PR इंटरवल का वैल्यू कितना होता है. वो होता है हमारा 0.12 सेकेंड्स टू 0.2 सेकेंड्स. और हमें इसमें पता होना चाहिए कि हमारा RR इंटरवल कितना होता है. RR इंटरवल हमारा 1 हार्ट बीट को डिनोट करता है दैट इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड्स. और साथ ही इसमें हमारा एक जो बिग बॉक्स होता है उसका हमारा टाइम कितना सेकेंड्स में होता है दैट इज 0.20 सेकेंड्स. इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमें हार्ट रेट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें आपको जो भी ECG स्ट्रिप होगा उसमें आपको R वेव आइडेंटिफाई करना है. R वेव आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसमें दो R वेव्स के बीच में बिग स्क्वायर्स और स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करना है. या तो आप बिग स्क्वायर्स को काउंट करके हार्ट रेट निकाल सकते हैं या फिर स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करके. अगर आप लार्ज स्क्वायर्स को काउंट कर रहे हैं सो विल डिवाइड जितने भी हमारे लार्ज स्क्वायर्स काउंट करने में आए हैं बिटवीन 2 R वेव्स उनको 300 से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा 5.4 लार्ज स्क्वायर्स हैं सो विल डिवाइड 300 डिवाइडेड बाई 5.4. इसीलिए हमारा यहाँ पे आया 56 BPM बीट्स पर मिनट. अगर सेम वही हमें स्मॉल स्क्वायर्स के साथ करना है कि दो R वेव्स के बीच में जितने स्मॉल बॉक्सेस हैं उनको 1500 से डिवीजन देंगे. बीट्स आपको ECG स्ट्रिप में दिखता है कि रेगुलर बीट्स हैं तो आप R वेव से भी आपका हार्ट रेट काउंट कर सकते हैं. अब हम आते हैं एबनॉर्मल रिदम्स पे. सो ये फर्स्ट है हमारा एट्रियल फ्लटर. इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. हमारी जो इसमें P वेव होगी वो सॉ टूथ मतलब बहुत पॉइंटेड P वेव्स मिलेंगी. वो एक बहुत ही आइडेंटिफाई करने वाला साइन है एट्रियल फ्लटर में कि आपका P वेव सॉ टूथ मिलेगा. और एट्रियल फ्लटर में हमारा जो बीट्स किस रेट पे चलती हैं दैट इज़ 200 to 300 बीट्स के हिसाब रेट से हमारा एट्रियल फ्लटर में आपको देखने को मिलेगा. सो हमारे इसमें मैनेजमेंट क्या होता है. जब भी पेशेंट को एट्रियल फ्लटर है तो हम बस ऑब्जर्वेशन में रखते हैं. अगर पेशेंट की कंडीशन और ख़राब होती है तो उस हिसाब से पेशेंट को मैनेजमेंट दिया जाता है. नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन. इसमें हमारा क्या रेट रहता है दैट इज़ हार्ट रेट इज़ 350 to 600 बीट्स पे जाता है आपका P वेव का रेट. इसमें आपको देखने को क्या मिलता है कि हमारा जो P वेव्स हैं वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और आपको बस वहाँ पर फिब्रिलेटरी वेव्स आपको देखने को मिलती हैं. सो दैट इज़ एट्रियल फिब्रिलेशन बिकॉज यहाँ पे एट्रिया वाला पार्ट दैट इज़ P वेव वो फिब्रिलेट कर रही हैं. और इसका हमारा मैनेजमेंट क्या होता है. अगर किसी भी पेशेंट की स्ट्रिप में आपको एट्रियल फिब्रिलेशन दिखता है तो उस पेशेंट का मैनेजमेंट होगा कार्डियोवर्जन. प्लस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने के लिए होती है और वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जाती है दैट इज़ कोई भी अगर एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है सो ही विल बी एट रिस्क ऑफ थ्रोम्बस. उसको थ्रोम्बस बनने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. इसीलिए उस पेशेंट को हेपारिन पे रखा जाता है दैट इज़ एन एंटीकोगुलेंट. नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वाला ECG स्ट्रिप आपको देखने को मिलेगा. इसमें हमारा वेंट्रिकुलर रेट कितना होता है दैट इज़ 150 to 200. इसमें हमारा पेशेंट रिस्क पर होता है एट रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट. और इसमें इसके मैनेजमेंट को हम इसका मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट में पल्स प्रेजेंट है या पल्स एब्सेंट है. इसीलिए बोलते हैं कि पल्स वीटी और पल्सलेस वीटी. अगर पेशेंट को पल्स प्रेजेंट है दैट इज़ पल्स वीटी तो पेशेंट को हम जो सेम ट्रीटमेंट हमने आर्टरियल फिब्रिलेशन में दिया है वही करेंगे, कार्डियोवर्जन देंगे. बट अगर पल्सलेस वीटी है, पेशेंट को वीटी है पर और पल्स भी एब्सेंट है तो हम उस पेशेंट को डिफिब्रिलेट करते हैं. आपको ये अगर ECG स्ट्रिप आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आता है तो आपको ये सारे ECG स्ट्रिप आइडेंटिफाई करने आने चाहिए. नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. इसमें कुछ भी एबनॉर्मल रिदम आता है मतलब आप उसको आप किसी भी पार्ट को एज एन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इसमें कुछ भी वेव आपको बना हुआ आएगा.
और इसमें आपका वेंट्रिकुलर रेट होता है 250 to 400, और इसमें पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर जैसे ही कोई पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का आता है, उसे तुरंत डिफिब्रिलेट करना होता है और CPR देना होता है। सो आप इसको निमोनिक से याद कर सकते हैं कि अगर वीफिब का पेशेंट है सो उसका मैनेजमेंट होगा डिफिब्रिलेटर। और इसमें आपको डिफिब्रिलेटर का अगर मैं बताती हूँ तो उसमें भी 2 केसेस होते हैं। आप कैसे उसको डिफिब कर सकते हैं, दैट कैन बी मोनोफेजिक और बाईफेजिक। मोनोफेजिक में आपको 360 जूल का एनर्जी प्रोवाइड कराना होता है, और बाईफेजिक अगर होता है तो वो 2 फेजेस में होता है, दैट इज फर्स्ट इज 120 एंड सेकेंड इज 200 जूल का एनर्जी। अब हमारा आता है AV ब्लॉक। से पहले मैं बता देती हूँ, हमने जो VT और VFib, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में बात किया, इनका हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है। अगर कोई भी ये 2 पेशेंट्स आ रहे हैं तो इनका ड्रग ऑफ चॉइस हमारा एम्यूडरोन होता है। पर अगर हमारा पेशेंट को VT या VF है, दैट इज इंड्यूस्ड बाय मायोकार्डियल इन्फाक्शन और डिजॉक्सिन, अगर इन दोनों कंडीशंस की वजह से उस पेशेंट को VT या VF हो रहा है तो हमारा यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस चेंज हो जाता है। पहले हमारा एमिडोरोन था, पर अभी इस पेशेंट में हम लिडोकेन देते हैं एज ड्रग ऑफ चॉइस। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट विल कम टू AV ब्लॉक्स। सो AV ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये इसके 3 डिग्री होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। और सेकेंड डिग्री में भी 2 टाइप्स होते हैं, विल डिस्कस अबाउट दैट। पहले हम फर्स्ट डिग्री में देखते हैं। फर्स्ट डिग्री में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको स्ट्रिप में, अगर आप पूरी स्ट्रिप देखेंगे तो PR इंटरवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट कोई भी QRS या कोई भी हार्ट बीट ड्रॉप नहीं होगी। ECG में सारा पैटर्न सेम होगा, बस PR इंटरवल इंक्रीजिंग मैनर में दिखाई देगा। दैट इज फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक। और इसमें जो हमारा हार्ट रेट जनरेट होती है, पहले हमारा नॉर्मल रिदम्स में SA नोड जनरेट करता है, पर फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक में हमारा जो AV नोड है वो एज अ पेसमेकर काम करता है। इसलिए हमारी हार्ट रेट जो होती है वो 40 to 60 के रेट से ही चलती है, और इसमें सारी वेव्स जो हैं वो एट्रिया से वेंट्रिकुलर में पास होती हैं, बस उनका रेट स्लो हो जाता है और उनका PR इंटरवल इंक्रीज होते जाता है। देन विल कम टू द सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक। इसमें मैंने बोला 2 टाइप होते हैं, दैट इज इसमें एक होता है टाइप 1, उसे हम मोबिट्स 1 बोलते हैं। इसका ये आपको याद रखना है कि मोबिट्स 1 का ही नाम वैंकेबैक फिनोमिनन है। ये आपको क्वेश्चन में मोबिट्स 1 ना लेके वैंकेबेन फिनोमिना भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक मोबिट्स टाइप 2। सो मोबिट्स टाइप 1 का एक और नाम है, दैट इज वैंकेबेच फिनोमिना, और एक है हमारा सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक मोबिट्स टाइप 2। अब मैं इनमें आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये जो फर्स्ट टाइप 1 है मोबिट्स टाइप 1, इसमें हमारा PR इंटरवल बीट, तो देखो सेकेंड डिग्री जो ब्लॉक्स हैं इनमें हमारा बीट मिस होगा। मोबिट्स टाइप 1 में क्या होता है कि हमारा PR इंटरवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, फिर सडनली कोई भी बीट मिस हो जाती है। इसमें देखो आपको PR इंटरवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर यहाँ पर हमारा एक बीट पूरा मिस हो गया है। नाउ वी कम टू द मोबिट्स टाइप 2। इसमें आपको बीच में अचानक से कोई बीट मिस हो जाएगा, पर PR इंटरवल कांस्टेंट रहेगा। PR इंटरवल, कोई भी पेशेंट की स्ट्रिप देख रहे हो, PR इंटरवल कांस्टेंट है, आपको सही एकदम ECG स्ट्रिप दिख रही है, बीच में अचानक से आपका कहीं पे बीट मिस है, दैट इज मोबिट्स टाइप 2। मोबिट्स टाइप 1 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। टाइप 1 में हमारा PR इंटरवल इंक्रीज होता है और देन हमारा ड्रॉप में बीट मिस हो रहा है, पर PR2 मोबिट्स टाइप 2 में हमारा PR इंटरवल कांस्टेंट रहता है। देन विल कम टू द लास्ट AV ब्लॉक, दैट इज थर्ड डिग्री ब्लॉक और कंप्लीट ब्लॉक। इसमें हमारा एट्रिया और वेंट्रिकुलर एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, दोनों अपनी अपनी स्पीड से काम करते हैं, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, और ये कंप्लीट ब्लॉक होता है। और अगर पेशेंट को AV ब्लॉक, थर्ड डिग्री AV ब्लॉक है, सो उसका मैनेजमेंट इज पेसमेकर, उस पेशेंट को पेसमेकर लगाना ही पड़ेगा। सी इट इज रिटन नो रिलेशनशिप बिटवीन P waves and QRS complexes. Now this one is P pulmonale। P pulmonale में आप देख ही सकते हैं, आप ECG स्ट्रिप में हमारा जो P वेव है वो बहुत ही हाई और पीक शेप बना है। सो P pulmonale आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज राइट एट्रियम का हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज P मिट्रल। इसमें आपको QRS जो होगा वो कैमल हम्प बनाता है, इसीलिए इसे कैमल हम्प लाइक अपीयरेंस भी बोलते हैं, और इसमें हमें देखने को मिलता है पेशेंट में लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी।
And then the last is WPW syndrome, that is वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है. सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको 3 चीज़ें मेनली देखने को मिलती हैं. फर्स्ट इज आपका PR जो होता है वो बहुत शॉर्ट हो जाए. इसमें सबसे पहले होता है कि बहुत जल्दी जल्दी बीट्स आने लगती हैं. सो हमारा PR इंटरवल शॉर्ट हो जाता है. जो नॉर्मल PR इंटरवल था 0.12 से लेके 0.2 सेकेंड्स तक, वो हमारा नॉर्मल वाले से कम हो जाता है. तो आपका PR इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा. सेकेंड इज आपका जो QRS है उसका वाइडनिंग हो जाएगा. एंड थर्ड इज डेल्टा वेव्स. डेल्टा वेव्स कहाँ आपको देखने को मिलेगी? ये जो अर्ली पार्ट ऑफ QRS, हमारा जो QRS है उससे पहले थोड़ा सा एक उभरा हुआ पार्ट है, दैट इज डेल्टा वेव. आपको ये 3 चीज़ें WPW सिंड्रोम में देखने को मिलती हैं. और अब WPW सिंड्रोम में अगर हम बात करें तो हमारे ड्रग ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है. सो इसमें हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है फ्लीकेनाइट, और हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ECG. So this was all about ECG, and our next video will be about X-ray images. And if you find this video helpful, do like and share it with your friends. All the best.